हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, वो है वाइंडिंग अप। आइए देखते हैं इसमें क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि वाइंडिंग अप है क्या। देखिए, हम सबको पता है कि वाइंडिंग अप होती है कंपनीज की, कुछ भी इसके रीजंस हो सकते हैं। तो इसकी इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है, आइए पढ़ते हैं बुक की लैंग्वेज। कंपनीज एक्ट 2013 contains provisions related to winding up of companies। ये कह रहे हैं कि जो कंपनीज एक्ट है 2013, इसमें प्रोविजंस है रिलेटिंग टू द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनीज। ठीक है जी। However, Insolvency and Bankruptcy Code 2016, which has into enforcement in 2016, has made substantial changes in these provisions। इसमें कह रहे हैं कि जो इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड है 2016 का, विच हैज इनटू इन्फोर्समेंट, जो कि 2016 में लागू हुआ था, हैज मेड, उसकी वजह से सब्सटेंशियल चेंजेस जो हुई हैं इन प्रोविजंस में। प्रोविजंस फॉर एप्लीकेशन फॉर वाइंडिंग अप फॉर इनएबिलिटी टू पे डेट्स हैज बीन ओमिटेड। इसमें क्या है, इसमें इन्होंने दिया है कि जो प्रोविजंस हैं एप्लीकेशन की, वाइंडिंग अप की इनेबिलिटी है उसकी, जो डेट्स नहीं दे सकता, वो ओमिट की गई हैं। आइए आगे क्या लिखा है देखते हैं। As per Section 2, Subsection 94A of the Companies Act 2013, the term winding up means, अब यहाँ पर हमारे कुछ काम का बात जो है वो लिखी है कि winding up means the winding up under this act or liquidation। वाइंडिंग अप या तो वाइंड अप कर लो या फिर लिक्विडेशन हो जाएगी आपकी अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड द बैंकरप्सी कोड 2016 एज एप्लीकेबल। वाइंडिंग अप में क्या कुछ है, वाइंडिंग अप अंडर कंपनीज एक्ट 2013 या लिक्विडेशन अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। आगे इन्होंने हमारे को दिया है मोड्स, कि आप कैसे कर सकते हो। मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप कौन से, द प्रोविजंस ऑफ पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 शेल अप्लाई टू द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी बाय द ट्रिब्यूनल अंडर दिस एक्ट। जो प्रोविजंस हैं पार्ट 1 की चैप्टर कंपनीज एक्ट 2013, वो अप्लाई होती हैं वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी जो बाय द ट्रिब्यूनल है। इसमें फर्स्ट में इन्होंने दिया है वाइंडिंग अप बाय द ट्रिब्यूनल। इसमें सेक्शंस कवर हैं सेक्शन 271 टू 303। Circumstances in which the company may be wound up by the tribunal, it is section 271। अब देखिए, ये कह रहे हैं कि वो circumstances जब जो कंपनी है वो वूंड अप होगी ट्रिब्यूनल के द्वारा। ठीक है, जो कंपनी है वो ऑन अ पिटीशन अंडर सेक्शन 272 बी wound up by the tribunal if the company has by special resolution resolved that the company be wound up by the tribunal। अगर कंपनी ही स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दे और उसमें ये चीजें रिजॉल्व हो कि कंपनी को वूंड अप होना चाहिए ट्रिब्यूनल के द्वारा। अब देखो, अगर कंपनी के मेंबर्स ही आपस में मिलकर स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं, वही आपस में डिसाइड कर रहे हैं कि हमारी जो कंपनी है वो वूंड अप हो जाएगी और हम ये सब कुछ ट्रिब्यूनल के द्वारा करवाएंगे, तो समस्या ही क्या है ना। तो इस सर्कमस्टांस में क्या होगा, जो कंपनी है वो वूंड अप होगी बाय द ट्रिब्यूनल। ठीक है, if the company has acted against the interest of the sovereignty and the integrity of India। अब देखो इसमें क्या है, इंडिया में एकता है। ठीक है, अब इंडिया जो हम कहते हैं कि कंट्री है, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, है ना, हम सब मिलकर रह रहे हैं और यही हमारे देश की पहचान है। और अगर आपकी कंपनी कुछ ऐसा कर रही है, हैज एक्टेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट, कुछ ऐसा कर रही है जो कि एकता को भंग कर रहा है, हिंदू मुस्लिम को भड़का रहा है, या कुछ भी ऐसा हो रहा है कि जिसमें उनकी इंटीग्रेटेड जो इंडिया की हमारी कंट्री की है वो भंग हो रही है,
द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट मतलब कि ऐसे नहीं है, मतलब हमारी जो स्टेट है वो सिक्योर, ऐसे नहीं ना कि आप ऐसे कोई बॉम्ब बना रहे हो और ऐसे बॉम्ब्स, सपोज आपकी कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग जो है उसकी बॉम्ब्स की, और आप उसको धड़ल्ले से बेच रहे हो, तो भाई अब जिसको आप मानो हमारी कंट्री को खराब करना है, हमारी स्टेट को खराब करना है, वो तो वहीं से खरीद के बंदा कहेगा कि भाई इजी है ना। तो नहीं, हमारी जो स्टेट की सिक्योरिटी है उसके अगेंस्ट भी नहीं कुछ होना चाहिए। फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स में क्या है, अब कोई हमारी सपोज कंट्री या स्टेट है ना, उसका फ्रेंडली रिलेशन है, अब हमारा फ्रेंडली रिलेशन जो है ना वो खराब हो रहा है उस कंपनी की वजह से, वो कंपनी कुछ ऐसा गड़बड़ कर रही है, कुछ ऐसा काम करने पे तुली हुई है जिस काम की, बिकॉज कंपनी तो इंडिया की मानी जाएगी ना, उस पर्टिकुलर स्टेट की मानी जाएगी, उस कंपनी की वजह से हमारे फ्रेंडली रिलेशंस जो हैं, जो बिटवीन द स्टेट्स, बिटवीन द कंट्रीज जो भी हैं वो खराब हो रहे हैं। तो या फिर पब्लिक ऑर्डर, इसमें क्या है कि इसमें ये इन्होंने दिया है कि जैसे कि प्लास्टिक सपोज, ठीक है, और बोला है कि प्लास्टिक इस पर्टिकुलर अभी आपने नहीं यूज करने, और पब्लिकली ऑर्डर दिया हुआ है कि बैन ऑन द प्लास्टिक, आप नहीं यूज कर सकते, फिर भी आप पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ जाकर लगे पड़े हो प्लास्टिक की धड़ल्ले से पॉलिथीन बनाने और बेचने में, तो आप अगेंस्ट जा रहे हो ना इंटरेस्ट में, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया का है ना, तो बंदा कहेगा लो देखो वो ये कंपनी तो ये बना रही है, ठीक है ना। तो फिर आपका आ जाता है डिसेंसी, जैसे आप कुछ ऐसा कर देते हो, कोई आपने ऐसा कुछ कांड गया, कुछ ऐसा इंसिडेंट कर दिया, तो ट्रिब्यूनल आपकी कंपनी को बंद करवा सकती है, जो अगर वो अगेंस्ट होता है इंटरेस्ट ऑफ द सॉवरेनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया, ठीक है। तो देखो अब तक हमने क्या किया कि कंपनी वुंड अप होगी तो कैसे करेंगे, या तो हमने बोला कि भाई वो कम वाइंडिंग अप होगी या होगी लिक्विडेशन। वाइंडिंग अप होगी तो कंपनीज एक्ट 2013 में होगी, लिक्विडेशन होगी तो अंडर इंसॉल्वेंट बैंक्रप्सी कोड 2016 में होगी। फिर हमने किया क्योंकि सरकमस्टांसेस जो हैं उसमें हमने फर्स्ट सरकमस्टांस क्या कि कंपनी की खुद का ही मर्जी से उनको सब अपना स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो पास कर रहे हैं, और जो कंपनी है वो वुंड अप हो रही है। फिर हमने कहा कि कंपनी ही कुछ गलत काम कर रही है, चाहे वो सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट से रिलेटेड हो, चाहे फ्रेंड रिलेशंस विद द फॉरेन स्टेट से हो, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मॉरलिटी, कुछ भी हो जो कि अगेंस्ट होने चाहिए इंटरेस्ट ऑफ द सॉवरेनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। आगे है, if on an application made by the registrar or any other person authorized by the central government by notification under this act, the tribunal is of the opinion that the affairs of the company have been conducted in a fraudulent manner, or the company was formed for the fraudulent and the unlawful purposes, or the persons concerned in the formation or the management of its affairs have been guilty of the fraud, misfeasance, or the misconduct in connection therewith, and that is proper that the company be wound up. Yes, बिल्कुल सही लिखा है इसमें। अब आप मेरे को एक बात बताओ, सपोज आप ट्रिब्यूनल को पता चल जाता है या ट्रिब्यूनल की राय में आपकी जो कंपनी है वो कुछ ऐसे काम में लगी हुई है कि जो धोखाधड़ी में है, फ्रॉड है, अनलॉफुल है, तो क्या करेगी वो, ठीक है ना, वो बंदी तो करवाएंगे कंपनी। अब इसमें अगर ये मैंने इकट्ठा रीड किया था, अगर आप एक एक लाइन पे जाओ तो आपको क्लियर होगी कि एप्लीकेशन किसने दी है, रजिस्ट्रार ने या किसी और बंदे ने जो कि ऑथराइज्ड है, जो कि ऑथराइज्ड है किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट, सीजी का ऑथराइज बंदा जा रजिस्ट्रार। अब बाय नोटिफिकेशन अंडर ट्रिब्यूनल की ये ओपिनियन है कि जो काम है, अफेयर्स है कंपनी के, वो फ्रॉडुलेंट मैनर में है, और जो कंपनी है वो फ्रॉडुलेंट और अनलॉफुल पर्पसेस के लिए बनी है। जो पर्सन्स हैं कंसर्न्ड हैं इस फॉर्मेशन और मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स में, वो गिल्टी पाए जाते हैं फ्रॉड के, मिसफिजेंस के, मिसकंडक्ट के, इन कनेक्शन देयरविद, ठीक है ना, दैट इज दैट इट इज प्रॉपर दैट कंपनी बी वुड अप। आगे है हमारे पास, if the company has made a default in filing with the registrar, of course देखो ये तो हम स्टार्टिंग से ही करते आए हैं कि जो कंपनी है वो डिफॉल्ट नहीं होनी चाहिए, वो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं या फिर उसकी जो एनुअल रिटर्न्स है फॉर इमीडिएटली प्रीसीडिंग 5 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है जरूर, फॉर इमीडिएटली प्रीसीडिंग 5 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स, पिछले इमीडिएटली जो पिछले 5 साल हैं लगातार उसमें। If the tribunal is of the opinion that it is just and equitable that the company
should be wound up. अब इसका क्या मतलब है कि मेन इसमें यही लिखा है कि जो ट्रिब्यूनल है अब उसकी क्या राय है कि ऐसा नहीं है कि जो ये कंपनी है ना वो कुछ ब्लैक मनी को हाइड करने के लिए मतलब कुछ गलत उसकी मंशा है और जस्ट और इक्विटेबल नहीं है ना, तो वो उसको वुंड अप कर देगी। कैसे पता है, कई बार क्या होता है सपोज किसी की ना क्या होती है ब्लैक मनी होती है बहुत ज्यादा, तो वो उस ब्लैक मनी को अब व्हाइट मनी को ट्रांसफर करने के लिए क्या कर देंगे, उसको कन्वर्ट करने के लिए सॉरी क्या करेंगे, तो वो क्या सोचते हैं हमने कंपनी खोल लेते हैं, उस कंपनी में हम प्रॉफिट्स ऐसे ही दिखा देंगे या टैक्स वैक्स भर के हम व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। तो वो वहां पर थोड़ी सी हम इन्वेस्टमेंट्स दिखा देंगे ये वो। तो ये एक तरीका होता है। तो अगर आपका जो ओपिनियन अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि इट इज बिल्कुल सही होगा और इक्विटेबल होगा अगर कंपनी बंद कर दी जाए, क्योंकि कंपनी जो है वो काम ढंग से जो है उसके गड़बड़ गड़बड़ वाले लग रहे हैं, उनके ढंग से नहीं लग रहे हैं, तो भी कंपनी जो है वो तो ये सर्कमस्टांसेस जो हमने किए हैं 5 सर्कमस्टांसेस किए हैं, अगर हम इनको लर्न करें तो देखो अगर आपको मैं एक लर्न करने का वे भी बताऊं तो बड़ा सिंपल है। आप एक चीज सोच कर देखो, आपने कोई चीज शुरू की है, ठीक है ना, आप अगर आपसी रजामंदी में बोल दोगे कि मुझे ना इसको बंदे को बीच में डालना है और मुझे खत्म करना है, तो ट्रिब्यूनल को अगर कोई बीच में डालेगी कंपनी खुद ही कह देगी नहीं मुझे तो ये बंद करनी है वुंड अप करनी है तो हो जाएगा, है ना। अब ट्रिब्यूनल उसके अलावा ट्रिब्यूनल अगर ट्रिब्यूनल को लगेगा कि इंडिया जो है हमारी सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी खराब हो रही है या फिर वो जस्ट और बिल्कुल सही है उसको बंद करना या वो फ्रॉड कर रही है या फिर वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न्स पिछले 5 साल से नहीं भर रही है, ठीक है ना, फाइल नहीं कर रही है, ठीक है। ये तो वही चार्ट है जो हमने अभी डिस्कस किया। तो मेन एक पॉइंट इसका कंपनी का था, बाकी 4 ट्रिब्यूनल के ओपिनियन के थे। उसके बाद आ जाइए पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप। इसमें क्या है, petition may be presented by, subject to the provisions of this section, petition before tribunal may be presented by the following. Petition for winding up to the tribunal can be made by the company, any contributory or the contributories, all arion of this person specified above the registrar, any person authorized by CG in that behalf, in case of affairs of the company conducted against the nation in trust by the CG or the ST. Yes, इसमें क्या दिया है बेसिकली, अब इसमें ये हमको कह रहे हैं कि जो पिटीशन दी है ना वाइंडिंग अप की, वो पिटीशन एक्चुअल में देता कौन है। अब ऐसे तो नहीं किसी को कोई सपना आ रहा है, पिटीशन तो देनी ही पड़ेगी ना वाइंडिंग अप के लिए। तो इसका सेक्शन जो है 272, ठीक है ना, कि आपको एक पिटीशन देनी पड़ेगी ट्रिब्यूनल में। और जो पिटीशन है वाइंडिंग अप के लिए ट्रिब्यूनल को जो देते हैं वो कौन दे सकता है, फिर वही बात हमने कहा कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके क्या कर सकते हैं कि हमको वुंड अप करनी है तो कंपनी दे सकती है ना, कि भाई ये ऐसे करके हमने डिसाइड किया है कि हम अब इसको आप हमारी पिटीशन ले लो और हमको ये वुंड अप करनी है। या फिर कॉन्ट्रीब्यूटरी या कॉन्ट्रीब्यूटरीज, है ना। तो एक कॉन्ट्रीब्यूटरी, अब बेसिकली अब आपको मन में होगा कि कॉन्ट्रीब्यूटरी होता क्या है, ठीक है ना। कोई भी बंदा, आप कंट्रीब्यूशन एक ऐसा वर्ड है जो आई थिंक सबको पता होगा, है ना। कंट्रीब्यूटरी होता है एक ऐसा बंदा जिसको कि बुला लिया जाता है, जो कि बुलाया जा सकता है contributions के लिए, ठीक है ना। anyone who can be called to contribute is known as contributory। अब मेरी बात सुनो, सपोज शेयर की वैल्यू है 10 रुपये, ठीक है, 5 ऑलरेडी पेड है, 5 कॉल्ड अप हो सकते हैं इवन एट द टाइम ऑफ द वाइंडिंग अप, ठीक है ना। तो ये जो है हमारे एक लिस्ट बी कंट्रीब्यूटर्स भी होते हैं, वो होते हैं जो अभी मेंबर्स नहीं है लेकिन वो पिछले 12 महीने में थे मेंबर्स और तब के भी कोई पैसे हैं जो वो है पेंडिंग पड़े हैं, उनको भी बुला सकते हैं। तो इसलिए मेंबर्स कंट्रीब्यूटरीज वर्ड इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि अदरवाइज तो देखा जाए तो मेंबर्स ही कंट्रीब्यूटरीज हो गए, क्योंकि उन्हीं को हम बुलाते हैं। अब लेकिन मेंबरशिप नहीं रही, उन्होंने लेकिन पिछले 12 महीने वालों को भी बुला लिया, इसलिए वर्ड कंट्रीब्यूटरी यहाँ पर यूज होता है, ठीक है ना। इसलिए मेंबर वर्ड यहाँ पर नहीं यूज किया गया, हालांकि जो कंट्रीब्यूटरीज है वो मेंबर्स ही होते हैं क्योंकि पिछले 12 महीने वाले भी हम कंसिडर कर रहे हैं। all or any of the persons specified above the registrar। अब रजिस्ट्रार बिल्कुल
पर्सन ऑथराइज, अभी तो हमने किया ना कि कोई भी बंदा जो ऑथराइज्ड है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, ये हमने ऊपर किया था इसको, ये देखो कि एप्लीकेशन रजिस्ट्रार में देगा या फिर पर्सन ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहाँ पर यही है कि यहाँ पर हम कर रहे थे कि कब कब सर्कमस्टांसेस कौन से हैं वुंड अप के, तो हमने कर लिया कंपनी खुद से स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लेगी, तो उसमें आगे कौन दे सकता है, कंपनी। फिर यहाँ पर आ गया कि रजिस्ट्रार, वहां पर उसके बाद कॉन्ट्रीब्यूटरी आ गया कि भी कॉन्ट्रीब्यूटरी, यहाँ पर है एप्लीकेशन देखो मेड बाय द रजिस्ट्रार या फिर कोई पर्सन जो कि ऑथराइज्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है ना। उसके बाद आ जाइए in case the affairs of the company conducted against the nation interest, of course सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, देखिए ऊपर से बिल्कुल लिंक्ड है ये, अगर आप दोबारा से इसको देखें तो ठीक है ना, यहाँ पर हमने वही चीज पढ़ी है कि अगर इंटरेस्ट में नहीं है, बस यहाँ पर इन्होंने ये लिखा नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, बस एक ये फर्क रह गया, कंपनी हो गया, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट हो गया, और यहाँ पे रजिस्ट्रार और सीजी का कोई बंदा जो है ऑथराइज्ड वो हो गया, ठीक है। तो ये पिटिशंस जो है ये फाइल कर सकते हैं, उसके अलावा हमने कॉन्ट्रीब्यूटरीज भी किया। उसके बाद आ जाते हैं पिटिशन बाय द कॉन्ट्रीब्यूटर, इसमें क्या है, a contributory shall be entitled to present a petition for the winding up the company। अब जो कॉन्ट्रीब्यूटरी है वो एंटाइटल्ड है कि वो प्रेजेंट कर सकता है पिटिशन कि कंपनी को वाइंड अप करा जाए। शेयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इज अ कॉन्ट्रीब्यूटरी, देखो आ गई ना वही बात कि वो शेयर्स जिनके रिस्पेक्ट में वो कॉन्ट्रीब्यूटरी है, और some of them were either originally allotted to him or have been held by and registered in his name for at least 6 months during the 18 months immediately before the commencement of the winding up, or have devolved on him through the death of a former होल्डर। अच्छा, एक चीज मैं आपको ये बता दूं, इसमें पिटीशन कौन प्रेजेंट करेगा, पिटीशन वही बंदा करेगा जिसका इंटरेस्ट होगा। अब ये तो है नहीं कि जिस बंदे का इंटरेस्ट नहीं वो भाई अपने कर रहा है कि भाई आप इस कंपनी को वुंड अप करना, इसको वाइंडिंग अप के लिए पिटीशन दे रहा, जिसका इंटरेस्ट होगा वही करेगा ना। और इसका हमने ये डिटेल में पढ़ लिया था कि ये क्या चक्कर है, ठीक है ना। अब ये क्या कहना चाहते हैं, अब सपोज जैसे आप मेरी बात सुनो, एक मिस्टर ए है, वो ना एक कॉन्ट्रीब्यूटरी है, उसके शेयर्स ना फुली पेड है, ठीक है। अब मिस्टर ए हैं, कॉन्ट्रीब्यूटरी हैं, शेयर्स फुली पेड है, तो कोई लाइबिलिटी नहीं बनती कंपनी के टुवर्ड्स द कंपनी, उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं बनती। अब मिस्टर ए ने पिटीशन फाइल कर दी, मिस्टर ए कहता कि भाई कंपनी को वाइंड अप करो, ट्रिब्यूनल कहेगी भाई तेरा क्या लेना देना है, अब जितने तूने करने थे कर दिए अब तू, ठीक है ना। तो कॉन्ट्रीब्यूटरी कह सकता है कि भाई जरूरी नहीं है कि अगर मेरे शेयर्स फुली पेड अप है ना तो ही मैं मतलब कि कॉन्ट्रीब्यूटरी के लिस्ट में नहीं आता हूँ और अब मैं पिटीशन फाइल नहीं कर सकता हूँ, ठीक है ना। या फिर ये भी जरूरी नहीं है कि अगर आपके शेयर्स फुली पेड अप ना हो, ठीक है ना, और आपके जरूरी नहीं कि जो आपके शेयर्स हैं अगर वो फुली पेड अप ना हो तभी आप कॉन्ट्रीब्यूटरी की कैटेगरी में आ सकते हो, ऐसा भी कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। सो शेयर्स चाहे फुली पेड अप हो चाहे ना हो, कॉन्ट्रीब्यूटरी पिटीशन को फाइल कर सकता है, ठीक है ना। और देखो वही लिखा है यहाँ पर
जो 18 मंथ्स का है वो मैं आपको समझा देती हूँ उसमें क्या है। इसमें ये दिया है इन्होंने कि जैसे कि आप मानो पिछले 18 महीने, पिछले 18 महीने में ना मिनिमम 6 महीने तक आपके पास शेयर्स होने चाहिए। जैसे कि सपोज 1 जुलाई 2018 से शेयर्स हैं 31/12/2018, तो टेन्योर जो है वो 6 महीने का होना चाहिए। इसमें तो नहीं बना ना, 7 से 12 तो 5 का ही हो गया, ठीक है ना। नहीं तो देखो सातवां नहीं बन गया है, 7 अगर 31/12 हो गया ना, 7 का शुरू 7 8 9 10 11 पूरे 12 6 महीने का बन जा रहा है, 7 से 12 में बनना, क्योंकि उधर से हमने 1 तारीख ले ली, उधर से 31, तो जो पिछले 18 महीने में है ना 6 महीने का आपके पास बनना चाहिए। अब हम बुक की लैंग्वेज को अगर दोबारा से देखें तो थोड़ा आपको और ध्यान में आ जाएगी चीजें। कहते जो कॉन्ट्रीब्यूटरी है वो प्रेजेंट कर सकता है पिटीशन वाइंडिंग अप के लिए। जो शेयर्स हैं वो कॉन्ट्रीब्यूटरी है, जो ओरिजिनली ऑडिटेड हैं, जो उसके पास हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, वो 6 महीने ड्यूरिंग द 18 मंथ्स, एटलीस्ट 6 महीने उसके पास होने चाहिए पिछले 8 महीने बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप की कमेंसमेंट से पहले, ठीक है ना। और हैव डिवॉल्व्ड ऑन हिम थ्रू द, या फिर उसके पास आ जाए डेथ फॉर्मर होल्डर पे, वो तो कोई खास बात नहीं है। आगे क्या लिखा है, कॉन्ट्रीब्यूटरी कैन फाइल पिटीशन इग्नोरिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स। जो कॉन्ट्रीब्यूटरी है वो पिटीशन को फाइल कर सकता है। कौन से पॉइंट्स को आप इग्नोर करोगे, वही जो मैंने आपको वही बताया है कि भाई वो फुली पेड अप शेयर है, पार्टली पेड अप शेयर है, कोई लेना देना नहीं है। अच्छा फिर ना सपोज कंपनी के पास ना एसेट्स ही नहीं है, भाई बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, तो बोले भी ये लब एसेट्स तो है नहीं, तो नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी हैज नो सरप्लस एसेट्स लेफ्ट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन। अब कंपनी के पास कुछ सरप्लस एसेट्स भी नहीं बची डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, हाँ तो ठीक है ना, तुम इन चीजों को बीच में नहीं ला सकते हो, ठीक है ना। आगे क्या है, पिटीशन बाय द रजिस्ट्रार। अब हमने कहा रजिस्ट्रार जो है वो कब करता है, यहां पर इन्होंने बोला कि अब रजिस्ट्रार, वैसे तो हमने ऊपर ही कर लिया था कि जो फ्रॉड है, अगेंस्ट इंटरेस्ट है, सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी है, ठीक है ना। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है बुक की लैंग्वेज में। रजिस्टर शैल बी registrar shall be entitled to present a petition for the winding up under section 271 except on the grounds specified in clause A1 of that section, provided the registrar shall obtain the previous sanction of the central government to the presentation of the petition. Provided further, the central government shall not accord its sanction unless the company has been given a reasonable opportunity of making the representations. इसमें अब क्या है बेसिकली देखते हैं। जो रजिस्ट्रार हैं, वो हमने ऊपर कर लिया था कि फ्रॉड्स वगैरह के केस में वो कर सकता है, ठीक है। अब except on the grounds specified in clause A of that section, रजिस्ट्रार जो है उसको सैंक्शन, मंजूरी लेनी पड़ती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, ताकि वो पिटीशन को प्रेजेंट कर सके। प्रोवाइडेड फर्दर कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है shall not accord its sanction
और वो तब तक नहीं सैंक्शन देते। भाई एक बार तुम अपॉर्चुनिटी तो दो, तो दूसरे को अपनी बात रखने का मौका तो दो, है ना। तुम हो सकता है जो दिखाई दे रहा है वो जस्ट दिखाई दे रहा हो, ऐसा तो नहीं है ना कि सच्ची हो वो, है ना। तो एक बार तुम कंपनी को रिजनेबल अपॉर्चुनिटी दो अपनी रिप्रेजेंटेशन बनाने के लिए, ठीक है। तो फिर रजिस्ट्रार जो है वो कर सकता है। तो अदरवाइज इन्होंने एक्सेप्शन दे दी है कि भाई वो अगर सैंक्शन लेगा सेंट्रल गवर्नमेंट की तो पहले उनको फिर अपॉर्चुनिटी भी देनी पड़ेगी ऑफ बीइंग हर्ड की, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ब्रेकिंग रिप्रेजेंटेशंस की। आगे आ जाता है पेटिशन प्रेजेंटेड बाय द कंपनी। जो पिटीशन है प्रेजेंट करती है कंपनी वाइडनिंग अप बिफोर द ट्रिब्यूनल, वो एडमिटेड होती है ओनली इफ अकम्पनीड बाय स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इन सच फॉर्म एंड इन सच मैनर्स में बी प्रिस्क्राइब्ड। अब देखो, अब जो पिटीशन है ना कंपनी ही दे रही है, तो वो क्या करेगी, ऑफ कोर्स अब उसको पता ही है भाई मैं करना चाह रहा हूँ, है ना। जब कहते हैं मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, भाई कंपनी खुद ट्रिब्यूनल को कह रही है, खुद वो अपनी पिटीशन फाइल कर रही है, तो साथ में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी लगा देगी जो भी प्रिस्क्राइब्ड होगी, बात खत्म। कॉपी ऑफ पिटीशन विद रजिस्ट्रार। A copy of petition made under this section shall also be filed with the registrar, and the registrar shall, without prejudice to any other provisions, submit his views to the tribunal within 60 days of the receipt of such petition. अब इसमें क्या लिखा है इन्होंने कि जो कॉपी है पिटीशन की वो भी देनी पड़ेगी रजिस्ट्रार में, और जो रजिस्ट्रार है ना वो सबमिट कर देगा अपने व्यूज ट्रिब्यूनल को 60 डेज के अंदर अंदर रिसिप्ट करने के, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारे ये कुछ टॉपिक जो है वो ख़त्म होते हैं, और मैं नेक्स्ट वीडियो में पावर्स ऑफ ट्रिब्यूनल से स्टार्ट करूँगी। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। आप ऐसे ही मेरे चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, बिकॉज इट विल टेक टाइम, लेकिन एक्चुअल में मैं इस पे पूरे का पूरा CA फाइनल का को सिलेबस डालूँगी, एक एक चीज़ को डिस्कस करूँगी, जो तो ताकि जो बच्चे जो फाइनेंशियली जो ट्यूशंस जो कोचिंग्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर जिन्होंने ले ली है लेकिन भूल गए हैं और जिनको कुछ हेल्प की ज़रूरत है, वो इससे असिस्टेंस ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।